हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आपकी बैटरी फुल चार्ज हो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे मिरर के जैसा, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, पर थोड़ा ट्विस्ट के साथ। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लाइट के क्या क्या नियम हैं और वो नियम को फॉलो कैसे करते हैं, एक राइट एंगल पे कैसे वो डिविएट करते हैं, एक राइट एंगल पे वो कैसे बाउंस्ड बैक करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि लाइट क्या था, एक सीधी रेखा में चल रही थी। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे कि लाइट के पास तो थोड़ा एटीट्यूड भी है, थोड़ा इतराती भी है, वो बाउंस बैक भी करेगी और किस एंगल पे करेगी, कैसे करेगी, वो किस लॉ को फॉलो करेगी, किस किस कानून को फॉलो करेगी, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर, जो कि है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कानून। रिफ्लेक्शन का कानून यानी लाइट का भी कानून है, वो भी ट्रैफिक रूल की तरह कानून को फॉलो करता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से कैसे होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कि क्या क्या उसके खासियत है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी हैं, किसके? इमेज का। जो कौन बना रहा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है उसका क्या क्या खासियत है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाने थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बताए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। ठीक है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद वो वापस आता है, उस फिनोमेना को हम लोग बोले थे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, दो तरह का रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो, पॉलिश्ड सरफेस से हो, उसको हम लोग बोलते थे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता था जो अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस से हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलते थे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। किसको? जो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो, उस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते थे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने जाना था कि जिस सरफेस पे लाइट टकराता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और जिस सरफेस पे जिस पॉइंट पे टकराता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में जाना था। और जो लाइट रे टकराता है यानी किसी चीज पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, गिर रहा है, उसे हम क्या बोलते थे? जैसे यहां गिर रहा है तो ये लाइट रे क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। और जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बाउंस बैक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों। इस ये सब के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जाना था। इसका यूज हमारे आज इस लेक्चर में आएगा कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हो रही है वो किस एंगल पे हो रही है और एक दूसरे में क्या रिलेशन है, कौन से कानून को फॉलो कर रही है, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना
लेक्चर, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं, दो, जिसमें लॉ कानून दो है। इसमें कहता क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब क्या, कि जो लाइट रे सरफेस पे गिर रहा है, मान लो ये मिरर है, ये क्या है, मिरर, तो ये कौन सा सरफेस हो गया, जिस सरफेस पे लाइट रे गिर रहा है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जहां पे गिरता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कोई लाइट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि सरफेस पे जहां गिर रहा है, तो गिर रहा है तो ये रे क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब आया तो ये बाउंस बैक हुआ, क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ, तो ये रे क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये तो कंपोनेंट समझ में आया कि इसमें क्या क्या है हमारे, तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, क्या बोले हम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, तीनों किस पॉइंट पे है बच्चों, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। तीनों कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यही लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल all lie at the point of incidence, at the point of incidence in a same plane, in a same plane, in a same plane कहने का क्या मतलब है, क्या यह इसको प्लेन बोला जा रहा है, नहीं, ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सेम प्लेन कहने का मतलब है कि जब हम एक शीट ऑफ पेपर लेंगे और इस पे जब हम अटैच करेंगे तो ये तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों उसमें टच हो जाए, तभी वो क्या कहला, वो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, किस क्या बोले हैं हम, प्लेन कौन सा, अगर यहाँ पे हम कोई एक सीट लगा देते हैं, तीनों रे उससे क्या होगा, टकराएगा, तो ये जो सीट है, ये जो पेपर हम लगाए हैं, ये उसका प्लेन कहलाएगा, ना कि ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो प्लेन कौन कहलाएगा, अगर हम एक सीट लगाते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या था, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किस पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ समझ में आया, फर्स्ट लॉ समझ में आया। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन ए सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं अब हम लोग, सेकेंड लॉ। यहां देखो, ऐसे इस फिगर में देख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और ये मिरर है, मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सब किस लाइन में लाई करेंगे, एक प्लेन में, सब लाई करेंगे एक प्लेन में। इस फिगर से समझो, अच्छे से आएगा समझ में। इंसिडेंट रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। तीनों एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक पॉइंट, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उससे टकराया, टकराने के बाद वो वापस गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहले ही बताए हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहां पे होगा, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब किस प्लेन में, सेम प्लेन। क्या ये प्लेन है, नहीं, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो प्लेन कौन है, ये
ये प्लेन है, अगर एक सीट लगाते हैं, एक सीट पेपर लगाते हैं, तो ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ओर से टच हो, तो ये जिस प्लेन में है इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ द मिरर। ये है जिस प्लेन में ये है, तो इसका नाम है प्लेन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ। कौन देता है हमें? फर्स्ट लॉ। चलिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि जो एंगल इंसिडेंट रे किससे बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे से नहीं, सरफेस से नहीं, किससे? नॉर्मल से। किससे बनाता है? नॉर्मल से। जो एंगल इंसिडेंट रे किससे बना रहा है? नॉर्मल से बना रहा है, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ना कि जो एंगल वो बनाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते हैं। किसे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, किससे? नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बने, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, या फिर द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल। The angle made by reflected ray with the normal, that angle is called angle of reflection। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो सेकेंड लॉ है ये हमें क्या बताता है? ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन बताता है। उस दोनों में क्या रिलेशन है? तो क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल होते हैं। कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? The angle of reflection is always equal to the angle of incidence, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल I बराबर एंगल R, या फिर एंगल R बराबर एंगल I। ठीक है बच्चों। तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन बताता है। कैसा है रिलेशन? वो भाई बहन का रिलेशन है? नहीं, दोनों बराबर का रिलेशन है, दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे से क्या है? इक्वल है। तो सर फर्स्ट लॉ क्या बताता था? तो फर्स्ट लॉ हमें बताता था कि इंसिडेंट रे, वहां एंगल का नहीं, वहां किस चीज का? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कैसे किसी सरफेस से टकराते हैं, इसके बारे में बताता था। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल कहां टकराता था? सब एक कॉमन पॉइंट पे टकराता था, जिसे हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और भी एक और चीज बताता था, क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तो करेंगे, और साथ ही साथ एक प्लेन में, एक प्लेन में। ठीक है, एक प्लेन में। तो ये कौन बताता था हमें? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए समझ में आया? अब इससे क्वेश्चन एक है। ठीक है, क्वेश्चन है, नोट में है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका मीनिंग क्या है कि कोई लाइट रे किसी सरफेस को, कोई लाइट रे किसी सरफेस को टकरा रहा है। कैसे? नॉर्मली। कैसे टकरा रहा है? नॉर्मली। तो ये जो लाइट रे है ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे 90 डिग्री पे गिरा, वो फिर से रिट्रेस कर रहा है, यानी कि सेम पाथ से वापस चला जा रहा है। सेम पाथ से वापस चला जा रहा है। कैसे सर? आप तो बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो क्या ये 90 डिग्री जो दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो यहाँ कहीं नॉर्मल है? नहीं है, तो बना देंगे।
ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री है ना, तो एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल भी तो इसी पे ड्रॉ होगा, क्योंकि तीनों कहाँ लाई करता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कर लिए। तो जरा बताओ, एक के ऊपर एक है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, और उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 0 डिग्री। अब आते हैं दूसरे लॉ पे। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या, कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी वापस इसी लाइन से चला जाएगा। तो यही तो लाइन बोला है ना, कि ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली, नॉर्मली मतलब बाय मेकिंग 90 डिग्री, बाय मेकिंग एन एंगल, कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। किससे, सरफेस से। सरफेस पे वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रहा है, यानी कि वापस उसी रास्ते से चला जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि जो 90 डिग्री पे गिरा है तो उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना है, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से क्या पता चला, कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे गिरेगा, यानी कि नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, तो वो वापस उसी से आ जाएगा, वही पाथ फिर फॉलो करके वापस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन पे है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्या होगा, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्या है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आर ऑल्सो ओबेड व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल कर्व सरफेस। देखो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, यहाँ तो स्फेरिकल कर्व सरफेस लिखा हुआ है, कोई भी सरफेस हो, अगर ये कर्व सरफेस है, ठीक है, तो इस पे भी अगर लाइट गिरेगा, तो यहाँ जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और एक नॉर्मल अगर हम बनाते हैं, तो ये भी क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और एक प्लेन में आएगा। तो फर्स्ट लॉ को फॉलो कर लिया। और सेम एंगल का, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो सेम एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कर्व सरफेस हो, रफ सरफेस हो, कुछ भी हो, सब क्या करता है, किस चीज को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। हर लाइट रे किसी सरफेस से जब टकराएगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये इंसान थोड़ी ना है कि कानून को तोड़ देगा, किसी का मर्डर कर देगा, किसी के घर चोरी कर लेगा। ये तो लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, ये अपने लॉ को फॉलो करता है, ये अपने लॉ को तोड़ता नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए थर्ड नोट क्या है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड नो मैटर। देखो, जो लॉ बताएं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, फिर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वैलिड होगा, वैलिड होगा, कि वहां पे भी वो फॉलो किया जाएगा। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, लाइट रे के द्वारा। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे या इरेगुलर रिफ्लेक्शन करे, वो दोनों लॉ को फॉलो करेगा। दोनों लॉ क्या क्या है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ, तीनों कहां पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और सेम प्लेन पे, और सेम प्लेन पे। और दूसरा लॉ क्या है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इमेज। इमेज क्या होता है, देखो, इमेज क्या है, कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, जिसे हम देख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का,
जो बनता कैसे है, बनता कैसे है, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हो तब बनेगा, या फिर रिफ्रैक्शन हो उस ऑब्जेक्ट का तब बनेगा। मिरर अगर रिफ्लेक्शन करे ऑब्जेक्ट का तब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनता है जिसे हम इमेज बोलते हैं, या फिर जब लेंस रिफ्रैक्शन करेगा उस ऑब्जेक्ट का और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, इमेज। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन भी करेगा और रिफ्रैक्शन भी करेगा। रिफ्लेक्शन कौन करेगा, मिरर, रिफ्रैक्शन कौन करेगा, लेंस। कोई दिक्कत, चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, एन इमेज इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बताए हैं कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एन ऑब्जेक्ट का, किसका है, एन ऑब्जेक्ट का। कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द, किससे, मिरर से। कौन रिफ्लेक्शन करेगा, मिरर, फ्रॉम ए मिरर, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, और लेंस से रिफ्रैक्शन हो, मिरर से रिफ्लेक्शन हो, तो ऑब्जेक्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, अगर मान लो कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर एक्चुअली लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा हो, एक्चुअली मीट कर रहा हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वो जो इमेज होता है जिसमें एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, तो वो इमेज क्या कहलाता है, रियल इमेज। वो इमेज क्या कहलाता है, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज सर, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है कि लगे कि वहां से वो डाइवर्ज हो रहा है, एक्चुअली नहीं कर रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, बट हमें महसूस हो रहा है कि वहां से वो आ रहा होगा, वहां से लाइट रे आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम बनाते हैं, ये देखो, मान लो कि ये है, ठीक है, यहां से लाइट रे हम भेजे और ये गया, तो हम यहां बोल सकते हैं कि लग रहा है कि ये लाइट रे कहीं से आ रहा है। तो ये जो आ रहा है मतलब कि डाइवर्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे, जैसे हम एक और लाइट यहाँ बना लेते हैं, जैसे एक और लाइट बना, तो यहाँ देखो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, इधर से लग रहा है कि इधर की तरफ आ रहा है, और कैसा, डाइवर्ज। अगर कन्वर्ज होता तो एक्चुअली मीट कर जाता ना, तो वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, लग रहा है कि वो डाइवर्ज हो रहा है, कहीं से आ रहा है। तब उस तरह का इमेज कैसा होगा, एपियर अगर मीट होगा कि लग रहा है, एपियर मतलब लग रहा है, एक्चुअली नहीं, एपियर हो रहा है कि लग रहा है, तब उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। उस बच्चों उस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, जब हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, जब हम अपना शकल एक शीशा में जब देखते हैं, हम अपने घर में जो लगा रहता है प्लेन मिरर, उसमें जब देखते हैं तो देखते हैं कि प्लेन मिरर तो इतना पतला है, लेकिन जब हम खड़े हो रहे हैं तो उसमें लगता है कि हम जितने दूर पे मिरर से खड़े हैं उतने दूर पे अंदर भी खड़े हैं। तो क्या उतना मोटा है मेरा मिरर, क्या उतना मोटा मिरर रहता है, नहीं। तो फिर क्यों, तो वो एपियर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है, एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है, हमें महसूस हो रहा है, तो वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। तो एग्जांपल भी मिल गया कि सर प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसमें इमेज तो बने लेकिन एक्चुअली नहीं, कैसा लगे कि एपियर हो, एपियर हो कि वो मीट हो रहा है, एपियर हो कि वहां बन रहा है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज का एक खासियत है कि वो सीधा बनता है। वर्चुअल इमेज का क्या खासियत है कि वो सीधा बनता है, इरेक्ट। और रियल इमेज का खासियत है कि ये उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। कैसा बनता है, इन्वर्टेड। और रियल इमेज स्क्रीन पे बनता है, जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में या कहीं पे भी, तो जब प्रोजेक्टर उस पर प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे, तो सर आप बताएं कि रियल इमेज उल्टा बनता है, लेकिन हम जब देखते हैं सिनेमा तो इमेज कैसा रहता है, सीधा दिखता है। हाँ बच्चों, तो वहां क्या होता है कि प्रोजेक्टर के अंदर वो जो इमेज हमारा जो उल्टा बन रहा था उसको सीधा करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि हम प्रोजेक्टर, अगर नॉर्मल प्रोजेक्टर बनाए तो वो इमेज कैसा बनाएगा, जब वो रियल इमेज बना रहा है स्क्रीन पे जब फॉर्म हो रहा है तो उल्टा बनेगा। तो हम क्या किए कि इस प्रोजेक्टर को उल्टा कर दिए, प्रोजेक्टर को क्या कर दिए, उल्टा। अब बताओ इमेज कैसा बनेगा, अब बताओ इमेज कैसा बनेगा, अब तो सीधा हो जाएगा ना। तो यही होता है प्रोजेक्टर के अंदर में, ये किया जाता है
ताकि हमें इमेज कैसा दिखे, सीधा दिखे। कैसा दिखे, सीधा दिखे। ठीक है, तो रियल इमेज कैसा बनता है, उल्टा। रियल इमेज कैसा बनता है, उल्टा, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट। ठीक है, तो जब एक्चुअली मीट होगा, जब एक्चुअली मीट होगा तो वो कौन इमेज बनाएगा, रियल इमेज। और जब अपीयर होगा तो वो कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। वो कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज बताए हैं कि कोई भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जब एक्चुअली मीट कर रहा हो, लगे कि हाँ वो मीट कर रहा है, लगे नहीं एकदम एक्चुअली मीट करे, दिखाई दे रहा है कि हम मीट कर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है उस पॉइंट पे, तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और रियल इमेज हमारे स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है। एग्जांपल में क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन बाय ए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से जब हम इस सिनेमा स्क्रीन में देखते हैं तो वो कौन सा इमेज होता है, रियल इमेज। वो कौन सा इमेज होता है बच्चों, रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। कैसा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। एक और बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, हमारा जो आंख होता है, आंख के अंदर भी हमारा इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है, पर हमें सारे चीजें सीधा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हमारा एक जो ब्रेन है वो प्रोसेसर के तरह काम करता है, और जब ब्रेन के पास जब जाता है तो वो ब्रेन उस इमेज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है। ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा। तो हमें चीजें कैसे दिखाई देती है, सीधा दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमारे आंख के अंदर कैसा इमेज बनता है, तो रियल इमेज बनता है। सर आपने बताया कि रियल इमेज स्क्रीन पे बनता है, तो सर मेरे आंख के अंदर भी स्क्रीन है। हाँ, हमारे आंख के अंदर भी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना। उस स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना। हमारे आंख के अंदर जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन होता है ना, उसी तरह छोटा सा स्क्रीन हमारे आंख के अंदर है, जिस स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना। और इसी रेटिना पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। और जब स्क्रीन पे इमेज बने तो वो इमेज क्या कहलाता है, वो इमेज रियल इमेज कहलाता है। कौन सा इमेज कहलाता है, रियल इमेज। ठीक है, समझ में आया रियल इमेज। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे appears to be meet, एक्चुअली मीट नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, लगे कि वो मीट कर रहा है, प्रतीत हो कि वो जाके वहां दोनों मिल रहा है, तब किसका फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज का। और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर इतना पतला था लेकिन लग रहा था कि उतने मोटे, उतनी जगह लेके अंदर मेरा इमेज बना रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्चुअल इमेज का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में हमेशा कैसा होता है, इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनता है। क्या आप प्लेन मिरर के सामने जब अपना शकल देखते हैं तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखता है, नहीं, क्या दिखता है, सर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही, यानी कि सीधा इमेज बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। देखो बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है कि ये एक फ्लैट, स्मूथ, पॉलिश्ड सरफेस से बना हुआ। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर इज ए स्मूथ, फ्लैट, पॉलिश्ड सरफेस है, जो कौन सा रिफ्लेक्शन करता है, कोई भी अगर स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन करेगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, फ्लैट होता है, वो कैसा इमेज बनाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का फॉर्मेशन करता है। और कैसा इमेज बनाएगा, इमेज कैसा बनाएगा, कैसा इमेज बनाएगा भाई, इमेज कैसा बनाएगा कि सर अगर वो एक्चुअली मीट करेगा तो वो कौन सा इमेज बनाएगा, रियल इमेज। सर अगर वो ऑब्जेक्ट अगर अपीयर होगा कि मीट कर रहा है, तब वो कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। तो यहां देखेंगे कि प्लेन मिरर जो है, जो पॉलिश्ड है और क्या है, फ्लैट है और क्या है, स्मूथ है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो ये कैसा इमेज बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट, स्मूथ एंड पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर इज ए फ्लैट, स्मूथ, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग surface that form image by regular reflection of light, by regular reflection of light।
ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बताए थे कि जिस भी ऑब्जेक्ट से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्लियर इमेज बनेगा। इमेज वर्चुअल बने या रियल बने ये नहीं, बट क्लियर इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? क्लियर इमेज। तो यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो प्लेन मिरर कैसा इमेज देता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा इमेज देता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो कैसा इमेज देता है? कैसा इमेज देता है? रेगुलर इमेज या फिर क्लियर इमेज देता है। ठीक है, चलिए। इट इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज से बना होता है? ग्लास शीट से। किस चीज से बना होता है? ग्लास शीट से बना होता है, जिसके पीछे बैक में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है हमारा, उधर कोटिंग किया हुआ रहता है, कभी कभी सिल्वर से या फिर एल्युमिनियम से। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। ठीक है। ऑन वन साइड द साइड विथ कोटिंग इज प्रोटेक्टेड विथ ए पेंट लेयर, और उसको हम लोग किस चीज से पेंट कर देता है? पेंट से पेंट कर देता है, ताकि वो क्या हो? प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, चलिए। ये मिरर था। अब देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमेज, कि कैसा इमेज बनाता है, कैसा इमेज बनाता है। तो देखो, सबसे पहला तो एग्जाम्पल जब आपको देखना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो आप लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होके ऑब्जर्व करें कि क्या क्या ये कर रहा है। तो जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं कि जितने दूरी पे हम खड़े हैं मिरर से, उतना ही अंदर मेरा इमेज बन रहा है। क्या एक्चुअली बन रहा था? क्या एक्चुअली उतना मोटा मेरा, उतना इतना अगर हम दूरी पे खड़े थे, इतना दूरी मेरा मिरर का साइज है? नहीं। जब एक्चुअली नहीं है, जब एपियर हो रहा है कि उतना दूर बन रहा है, तो पहले ही बताए कि जब एपियर होगा तो वो कौन सा इमेज होगा? वो कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। तो इससे पहला बात पता चला कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है। और जब हम खड़े होते हैं तो मेरा सर अगर ऊपर है तो मेरे प्लेन मिरर में भी इमेज का सर कहाँ रहता है? ऊपर, यानी इरेक्ट। द प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि जब हम जितने दूरी पे खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पे हमें लगता है कि अंदर इमेज बन रहा है। तो इससे क्या पता चला? कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, object distance from the mirror is appears to the, it appears to be image distance from the mirror, from the mirror। तो इसे हम लोग एक और लाइन बोल सकते हैं, image formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror is situated at the, या appears to be same distance as the object distance from the mirror। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? पहला ये हो गया कि द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। पहला क्या है? कि कोई भी प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है? वर्चुअल। और दूसरा क्या है? कि द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सीधा होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा इसको नहीं, ये बताए हैं हम क्या? सेम डिस्टेंस। तो द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, कि जो इमेज प्लेन मिरर बना रहा है वो सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है और सेम डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किए। और एक और चीज, कि जितने हाइट के हम हैं तो क्या उसमें छोटे लगते हैं या बड़े लगते हैं? नहीं ना, क्या लगते हैं? सेम साइज के लगते हैं। तो जितना हाइट इमेज का होगा, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना हाइट इमेज का बनेगा प्लेन मिरर जो बनाएगा, और सेम होगा उसके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये हो गया। और पांचवा पॉइंट एक और चीज, ठीक है, इस जिसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटरल इन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इसमें क्या होता है कि जब हम राइट हैंड को उठाते हैं प्लेन मिरर के सामने, तो हमें लगता है कि इमेज कौन सा उठा रहा है? लेफ्ट हैंड। और जब हम लेफ्ट हैंड को दिखाते हैं तो राइट हैंड। तो इस फेनोमेना को, जिसमें हमें राइट हैंड दिख रहा है इमेज में, राइट हैंड का, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड, इमेज का क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड। और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड, इमेज में क्या दिख रहा है? राइट हैंड। क्या दिख रहा है? राइट हैंड। तो ये जो होता है फिनोमेना, ये जो हो रहा है कोई भी प्रोसेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? कि राइट साइड appears to be, राइट साइड appears to be लेफ्ट साइड एंड इट्स इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? कि वैसे ही, कि राइट साइड लेफ्ट दिख रहा है तो लेफ्ट साइड क्या दिखेगा? राइट साइड। ठीक है, चलो इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। यहां देखो, ये खड़ा है, ये अगर इसका ये राइट हैंड है तो ये क्या लग रहा होगा? लेफ्ट हैंड। अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये क्या लग रहा होगा? राइट हैंड। यहाँ देखो, इसके
आपको पता चल रहा है कि इस पे क्या लिखा होगा, फिजिक्स, लेकिन हम जब फिजिक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसका जब बन रहा है तो ये क्या कर दे रहा है, लेटरली इन्वर्टेड, उसको पलट दे रहा है, उसको क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है। तो ये जो हो रहा है फिनोमेना, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, जिसमें क्या होता है, राइट साइड अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। कोई दिक्कत, चलिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे। सर आप बताइए, आप बता दिए कि सेम डिस्टेंस पे, हम तो देख लिए, विजुअलाइज कर दिए। अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि आप बताइए कि सेम डिस्टेंस पे उधर बिहाइंड द मिरर भी इमेज बन रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसे देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ, क्या है ऑब्जेक्ट ओ, ये क्या किया कि परपेंडिकुलरली, मतलब कि नॉर्मली अपने एक लाइट रे को जब भेजा तो वो वापस उसी से आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जा रहा है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हम क्या किए कि इसी लाइट रे को हम आगे की तरफ बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। इसी लाइट रे को हम क्या करिए, आगे की तरफ जब हम बढ़ाएं तो मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे, आई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और लाइट रे हम इंसिडेंट कराएं इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे, और यहां से ये रिफ्लेक्ट कर गया बाय मेकिंग सेम एंगल। ये दोनों एंगल तो सेम होगा, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए अब हमें प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो जी डी है, कौन है, जी डी, जी डी और क्या, ओपी, ओपी, दोनों क्या है, नॉर्मल है। ये दोनों नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि ये जो जीडी है ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस से, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। और ओपी भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि जीडी पैरेलल होगा किसके, ओपी के। जीडी पैरेलल होगा ओपी के। और पैरेलल जब होगा तो हम पढ़े हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ई डी जी, ई डी जी बराबर होगा ई आई ओ के, ई आई और ओ के बराबर होगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और क्या हो सकता है जरा बताओ, और क्या, ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल जी डी ओ बराबर होगा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल डी ओ पी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला जो एंगल था क्या इसके बराबर था, एंगल आई से, एंगल आर से, एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ई डी जी बराबर है एंगल ओ डी जी के, कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किससे है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पे देखो ई डी जे किसके बराबर है, ई आई ओ के। तो हम इस ई डी जी की जगह पे हम ई आई ओ लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो एंगल ई आई ओ बराबर एंगल ओ डी सी, कैसे किए, क्योंकि चूंकि क्या था, ई डी जी बराबर था किसके, एंगल ई आई ओ के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर है, इसे हम समझते हैं कि कैसे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो इमेज डिस्टेंस के बराबर है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर कैसे हुआ। सर इसे प्रूफ करके बताएं। हम तो देख लिए मिरर में, हाँ कि ठीक है सेम है, हम तो नापने नहीं गए, लेकिन अब प्रूफ करके बताएं कि ये कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, इस फिगर में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ओ है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट जब लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेन मिरर पे तो वो वापस उसी से आ जा रहा है, और दूसरा लाइट रे भेज रहा है पॉइंट डी पे तो वो ई के तरफ चला जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो हम क्या किए कि ये जो लाइट रे है इसको हम लोग आगे की तरफ भेजे और इसको भी हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। एक्सटेंड कर दिए, इतना तो कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा कि जब देखो यहाँ पे जो जीडी है, क्या जीडी और ओपी, ओपी, ये क्या ये दोनों नॉर्मल है? क्या ये दोनों नॉर्मल है? नॉर्मल करने का मतलब कि क्या ये दोनों 90 डिग्री का एंगल सरफेस से बना रहा है? यस सर। ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल ये दोनों बना रहा है। तो इसका मतलब जो जीडी होगा वो पैरेलल होगा किसके? ओपी के। जीडी पैरेलल होगा ओपी के। और जैसे ही ये पैरेलल है, मतलब कि ये जो जीडी है, जीडी जो लाइन है वो पैरेलल है इसके, तो ये भी तो होगा पैरेलल इसके। तो यानी कि ये एंगल कौन सा एंगल? एंगल ई डी जे, ई एंगल ई डी जी बराबर होगा एंगल किसके? इसके बराबर होगा एंगल ई आई ओ के। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और देखो और क्या बराबर हो सकता है? क्या ये जी डी ओ, एंगल जी डी ओ बराबर होगा एंगल डी ओ आई के अल्टरनेट से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एक और चीज हम लिख सकते हैं कि सर ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ई डी जी बराबर होगा एंगल जी डी ओके। लेकिन इक्वेशन वन में अगर हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इक्वेशन वन में ई डी जी बराबर है ई आई ओके, तो यहाँ ई डी जी के जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल ई आई ओ बराबर एंगल जी डी ओ लिख सकते हैं। बट ये जो जी डी ओ है, ई आई ओ, हाँ, ये जो जी डी ओ है कौन सा? जी डी ओ, ये किसके बराबर है? डी ओ आई के, इक्वेशन टू से। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से हम जी डी ओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल डी ओ आई लिख सकते थे। एंगल ई आई ओ बराबर हो गया एंगल डी ओ आई के, डी ओ आई के, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो सोचो आप लोग पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ के जियोमेट्री मैथ में कि जब किसी ट्रिएंगल का दो एंगल बराबर होता है तो वो ट्रिएंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रिएंगल कहलाता है। और जब दो एंगल बराबर हो, किसी एक ट्रिएंगल का दो एंगल बराबर हो तो उसका अपोजिट साइड्स भी क्या होता है? बराबर होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि डीओ, डीओ बराबर है किसके? डी आई के। डीओ बराबर है किसके? आई के बराबर के। क्यों? क्योंकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखना है कि इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, कौन सा थ्योरम लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं? ओडीपी में, ट्रायंगल ओडीपी में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डीपी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ओपी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर,
परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डीपी स्क्वायर बराबर डी आई स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। यहां दोनों बराबर है, डीपी डीपी, ये दोनों लिख सकते हैं क्या, ओडी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं ओडी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर बराबर डी आई स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब बताइए कि जो ये ओडी था वो किसके बराबर था, डी आई के बराबर था, तो ओडी के जगह पे डी आई लिख दिए, तो डी आई स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बराबर डी आई स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बना, ओ पी स्क्वायर बराबर पी आई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो ओ पी बराबर क्या आ गया, पी आई। प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या पता चला कि जो ओपी डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये बराबर है पी आई, मतलब कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर के। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि लैटरल इन्वर्जन में कुछ ऐसे अल्फाबेटिकल नंबर अल्फाबेट्स बताएं कि जिस पे लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है, उसका लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है, तो वो कौन कौन सा है। देखो, ये है तुम्हारा ओरिजिनल अल्फाबेट और ये है मिरर में जो इमेज बनता है वो। तो देखो, जैसा ए है, जैसा ए है वैसा ही ये है, तो यानी एक ये हो गया, बी तो हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, डी हो जा रहा है, ई हो जा रहा है, एफ जी भी हो जा रहा है, एच हो रहा है नहीं हो रहा है, ओ हो रहा है नहीं हो रहा है, आई हो रहा है नहीं हो रहा है, जे तो हो जा रहा है, के हो जा रहा है, एल हो जा रहा है, एम हो रहा है नहीं हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा है, देखो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो रहा है नहीं हो रहा है, यू हो रहा है नहीं हो रहा है, भी, डब्ल्यू, एक्स। इतने जो अल्फाबेट्स हैं इसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है मिरर में। किसका किसका, ए का, एच का, आई का, किसका किसका नहीं होता है, ए का, एच का, आई का, एम का, ओ का, टी का, यू का, भी, डब्ल्यू, एक्स। इतने सारे जो अल्फाबेट्स हैं इसमें इसका लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट्स है जिसका लैटरल इन्वर्जन नहीं है, तो नहीं होता है। तो कौन कौन सा है, ए एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज इस लेक्चर में कवर किए समझ में आया हो। कोई भी टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चंस जितने से जितना हो बनाएं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था उसको जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।